इसमें वर्क डन और एनर्जी का कहाँ रिश्ता होता है और वो हमारे लिए फिजिक्स में बड़े बड़े सवालों को आसान कैसे करेगा, ये हम आज देखेंगे। बॉडी पर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो कितने कितने डिस्प्लेसमेंट पे कितनी कितनी उसकी फोर्स है। एक राउंड ट्रिप में अगर हम बात करें कि जहां से चले वहीं पर आ गए, इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन गई। एक्स की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूं लेकिन स्प्रिंग फोर्स उधर की तरफ है। हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज फिजिक्स में वर्क पर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिजिक्स में वर्क डन कब कहां कैसे काउंट होता है, जहां जहां फिजिकल फिनोमिनाज हैं, वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आज हम इसमें वर्क डन और एनर्जी का कहां रिश्ता होता है और वो हमारे लिए फिजिक्स में बड़े बड़े सवालों को आसान कैसे करेगा, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, कब वर्क डन कहा जाता है कि हाँ हुआ है और कब वर्क डन नहीं हुआ। हमें भले ही लग रहा हो कि हाँ हम वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन वो फिजिक्स की नजर से वर्क डन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम सवाल देखेंगे भर के। लास्ट लेक्चर में भी हमने सवाल देखे लेकिन वो बेसिक सवाल थे। आज मैं आपके लिए पीवाईक्यूज वगैरह लेकर आया हूं बढ़िया से। आ जाओ, लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के टारगेट्स पे जो हम नजर डालें तो एनर्जी, और एनर्जी के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े सवाल यूं यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं कहूं कि एक लाइन में अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करो, एनर्जी वाले एंगल से सवाल को ना देखो, तो हो सकता है आपका सॉल्यूशन जो है वो 1, 1.5 पेज 2 पेज का हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम से वो सवाल एक लाइन में हो रहा हो। तो बड़ी प्यारी थ्योरम है ये, इसको सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। आओ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। वर्क डन का ये सवाल है, जल्दी से कॉपी पेन निकालो, वीडियो को पॉज करो, सवाल को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला जो लिखा है यहाँ पे सवाल, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is suspended by a light thread from an elevator। ठीक है, आपको सवाल में दिख रहा है the elevator is accelerating upwards with uniform acceleration a। ये जो a है यहां पर, ये है acceleration जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। the work done by tension, the work done by tension, याद करो ऐसा हमने कहा, ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में कई बार बोला कि वर्क डन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए फोर्स। किसके लिए कैलकुलेट होता है? फोर्स के लिए कैलकुलेट होता है। मेरे बच्चों, किसके लिए कैलकुलेट होता है? फोर्स के लिए कैलकुलेट होता है। किसी फोर्स के लिए कैलकुलेट होगा वर्क डन। समझ में आ रही बात आपको? सांस लेना, खड़े रहना, किसी दीवार को पुश करना, ये वर्क डन नहीं है। बात समझ में आई? तो अभी कौन सी फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि जिस धागे से ये ब्लॉक बंधा है, उस धागे में एक तनाव, एक टेंशन क्रिएट हो चुकी होगी। वो टेंशन जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, वो जो धागा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, उस धागे में जो टेंशन है वो काम करेगी। तो उसका कितना काम हो जाएगा ड्यूरिंग t सेकेंड? ये सवाल है। बात समझ में आई आपको? पॉज करो सवाल को, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। किया आपने सॉल्व? तो देखो, क्रॉस चेक करो क्या आप सही सोच रहे हो। तो ये जो ब्लॉक है, सबसे पहली बात कि ये ब्लॉक कितना ऊपर चला जाएगा t सेकंड में, कितना ऊपर चला जाएगा t सेकंड में। तो उस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी तो उसने 0 बोली है, u इक्वल टू 0। उसने क्या बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? हाफ a टी स्क्वायर। टी सेकेंड्स में वो इतना चलेगा, टी सेकेंड्स में वो इतना चलेगा। लेकिन फोर्स कितनी है? क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अब मैं ये भी जानता हूं कि फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो है 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, हाँ या ना? तो अभी फोर्स जो यहां पर टेंशन है वो कितनी होगी?
बाबा सबसे पहले तो ये सुनो कि नीचे लग रहा है एम जी, एम जी, तो एम जी अगर वो कुछ ना करे, रुका रहे, रुका रहे, तो एम जी तो तब भी होगी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा कि अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो नीचे जो mg लग रही है उससे तो लड़ेगा, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg। दूसरा, ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन किसकी इक्वल है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर भी जा रहा है तो टेंशन हो जाती है mg प्लस एम ए, बोले तो mg प्लस ए, mg प्लस एम ए, बोले तो एम जी प्लस ए। समझ में आई बात आपको? तो टेंशन हो चुकी है एम जी प्लस ए। डिस्प्लेसमेंट हो चुका है हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्क डन के लिए क्या टी एस ही हो जाएगा? टी एस कॉस जीरो भी लिखना चाहो, मैं तो नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, एम जी प्लस ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। देखना जरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को। ऑप्शन ए, एम जी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर। जी माइनस ए से तो मैं बात ही ना करूं, इससे भी मैं बात नहीं करूं, जीरो तो हो ही नहीं सकता। एम जी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉज करके सवाल को बहुत प्यार से देखो, समझ में आएगा। मेरे राजा ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। पॉज करके सवाल को और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कर। आगे चल रहा हूं मैं, स्लाइड चेंज करने वाला हूं। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल को पढ़ो ध्यान से, सवाल को पढ़ो ध्यान से। एक रिजिड बॉडी है, वो किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, घूम रही, घूम रही, घूम रही है। और कैसे घूम रही है? द फोर्स ऑन अ बॉडी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। उसने कहा उस सर्कुलर पाथ पे चलने वाली बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है। समझ में आ रही बात? सर्कल तो मैं ऐसे ही बना देता हूं। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं कि उस सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी चल रही है और उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रही है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर। समझ में आई बात? यानी कि बॉडी जब यहां पहुंच गई होगी, बॉडी जब यहां पर पहुंच गई होगी तो भी उसके ऊपर एक फोर्स आ रही होगी टुवर्ड्स दी सेंटर। जब वो यहां पहुंच गई होगी तो भी उसके ऊपर एक फोर्स आ रही होगी टुवर्ड्स दी सेंटर। बात समझ में आ रही है क्या आपको? और जब वो यहां पहुंच गई होगी तब भी उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो कहां होगी? टुवर्ड्स दी सेंटर। तो समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन, what is the work done, what is the work done by this force in moving the body over half the circumference। समझ में आई बात? तो उसने कहा कि यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, चले 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 और यहां तक आए, बस इतने में कितना वर्क डन हो जाएगा, ये सवाल है। बात सुनना बहुत ध्यान से। हाफ सर्कुलर पाथ में ये चल रहा है और किस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करवाया जा रहा है? इसका, जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताया गया है कि ये है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर 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 स्मॉल आर। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। तो वर्क डन कितना हो गया? कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r। इतनी ही बात लगा के बच्चे क्या आंसर निकाल के लेके आ रहे हैं? एम वी स्क्वायर बाय आर और साथ में क्या लगा दिया? 2r। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन? ओ इत्तेफाक से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तो 2mv स्क्वायर बच्चे से टिक करके आते मजे से। एक बच्चा जो थोड़ा सा समझदार है उसने कहा मास्टर साथ में कॉस थीटा कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? चचा आएंगे लगाने के लिए। तो एफ एस कॉस थीटा। तो ध्यान दो इस बात पे कि एट ईच एंड एवरी मोमेंट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे आप बात कर लो, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है? समझ में आई बात? और फोर्स का उसके साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री। फोर्स का उसके साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। समझ में आ रही राजू भैया बात? कितना एंगल है? 90 डिग्रीज। कितना एंगल है? 90 डिग्रीज।
तो सर यहाँ पे जो थीटा है वो कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 क्या होता है, जीरो। और अगर ये हमेशा 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 90 डिग्री है तो ये जीरो रहेगा, वर्क डन कुछ नहीं होगा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स जो टुवर्ड्स दिस सेंटर, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, ध्यान देना कि सेंटर की तरफ जो लग रही होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका वर्क डन पूरे सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूमे 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 उसका कोई वर्क डन काउंट नहीं होगा। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जो सर्कुलर बॉडी पर सेंटर की तरफ लगती है। सर्कल तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, इधर देखो, सर्कल तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, इधर देखो, इधर देखो बच्चों। तो ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, इसके ऊपर जो ये फोर्स आती है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है राजू, राजू विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आई बात। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको मैं छोटा सा सबस्क्रिप्ट सी बना रहा हूं यहाँ पे, जिससे आपको पता लग जाए सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होता। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ध्यान देना, जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, जीरो। समझ में आई बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट कर लेना, जल्दी जल्दी जल्दी, राजू भैया आ जाओ, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। राजू भैया इधर आओ, गुड्डू बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो मेरी बात, देखो यार, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कर्व होगा कि एक बॉडी पर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो कितने कितने डिस्प्लेसमेंट पे कितनी कितनी उसकी फोर्स है। समझ में आ रही बात आपको, कितने कितने डिस्प्लेसमेंट पे कितनी कितनी फोर्स है। अगर इसका ग्राफ आपको दिख जाए, सुन नहीं रहा है बच्चों, लेक्चर नहीं देख रहे हो, तुम्हारे लिए जो ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, तुम अगर नहीं देखोगे तो बताओ क्या करें, क्या करें हैं। लेक्चर अगर नहीं देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। मम्मी खाना बनाए तुम्हारे लिए और तुम खाओ ना, तो उस खाने का क्या फायदा। तो मम्मी खाना बनाना बंद कर देंगी, क्या देख। नहीं, मम्मी तो पीट भी सकते हैं, पीट पीट के खिला सकते हैं, लेकिन अब हम कैसे आए तुम्हारे पास। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कर्व है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई कर्व है, ये समझ में आ रही बात, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई कर्व है, ध्यान देना, ये कोई कर्व है रैंडम, कुछ भी मुझे नहीं पता। अब यहां मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वर्क डन पता लगाना है कि x1 पोजीशन से x2 पोजीशन के बीच में कितना वर्क डन हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, तो आपको कुछ नहीं करना, इस ग्राफ के पास आओ और कहो भैया कितना एरिया कवर कर रहे हो तुम, इससे पूछ लो कि तुम कितना एरिया कवर कर रहे हो। तो जितना एरिया ये कवर कर रहा होगा उतना ही वर्क डन आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व, क्या बोल रहा हूं भैया, एरिया अंडर द कर्व। समझे आप। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, उसका एरिया एनक्लोज्ड निकाल लो। और अगर वो पूछ रहा है x1 और x2 की पोजीशन के बीच में, तो बस उतना ही काम का है हमारा। समझ में आई बात, यही एरिया काम का है। तो ये क्या आएगा, वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, वर्क डन बाय फोर्स, ये डेल्टा एक्स कह दो इसको, कि ये कितना है, डेल्टा एक्स, वर्क डन बाय फोर्स इन डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, इन डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, एरिया, ये वाला एरिया, समझ रहे हो गुड्डू, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया।
वही बात यहां पर भी लिखी है कि एफ एक्स कोई ग्राफ है, एफ एक्स कोई ग्राफ है, देखना ध्यान से। पेन 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 पेन, हाँ जी, ये कोई ग्राफ है, ध्यान देना। तो ये फोर्स इस वाले एक्सिस पर है और डिस्प्लेसमेंट इस वाले एक्सिस पर है। तो ये जो एरिया एनक्लोज हो रहा है ना राजू भैया, ये जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये यही एरिया यही एरिया वर्क डन को बता रहा है, चुपके से कह रहा है कि तुम मुझे निकाल लो। जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया था, सॉरी, वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया था, वो क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया क्या देता है? वर्क डन। ध्यान दो एक बात पे और, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पॉजिटिव में काउंट होगा। ये वो वाला केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक्यूट एंगल है। और ये वाला कौन सा है भैया? ये वो वाला पोर्शन है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखिए यार, यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, हाँ या ना? ये डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव चल रहा है ना, लेकिन फोर्स कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। तो ये वाला जो वर्क डन है ये नेगेटिव में काउंट हो रहा है। कैसे काउंट हो रहा है राजू भैया? नेगेटिव में काउंट हो रहा है। और ऊपर वाला एरिया कैसे काउंट हो रहा है? पॉजिटिव में। ऊपर वाला एरिया कैसे काउंट हो रहा है? पॉजिटिव में काउंट हो रहा है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो, समझ में भी आएगा। ये पॉजिटिव वर्क डन, और ये कैसा है मेरे बच्चों? दिस इज नेगेटिव वर्क डन। समर टाइम सैडनेस। ओ ओ, समझ में आई बात? ये भी कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऊपर है ना एक्स जेड भी पॉजिटिव और एफ जेड भी पॉजिटिव। समझ में आ गई राजू भैया बात? तो आ जाओ इसके ऊपर सवाल करते हैं। आ जाओ भैया इसके ऊपर सवाल करते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आपको कराऊं, बहुत ही नन्ना मुन्ना, नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्ना मुन्ना सवाल। ये है फोर्स, ये है 10 न्यूटन, और यहाँ ये जो x ये डिस्प्लेसमेंट का है और ये कैपिटल F है। यहां से वो चला 5 मीटर तक, फिर उसके बाद ये यहां चला है 12 मीटर तक। ठीक है, x इन मीटर। ठीक है राजू भैया, और ये रहा बढ़िया 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 14 मीटर। समझ में आ गई बात आपको? तो अब ये ट्रेपेजियम टाइप बन गया, ऐसा ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। समझ में आ रही है आपको बात? आ रही होगी, आ ही रही होगी सवाल में समझ में बात। चलो भैया बहुत शानदार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 से और 12 के बीच में कितना वर्क डन हुआ होगा, ऐसा कि जब वो डिस्प्लेस हुआ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल समझ लो कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग 5 to 12। वर्क डन निकालना है कब? जब x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 12 तक चेंज हुआ। when when x changes या x increases from 5 to 12 मीटर। समझ में आई बात आपको? ये सवाल है। तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना तो आंसर कैसे आएगा मास्टर? मेरे कहने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही यहाँ पे। सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया इतने का एरिया निकाल दो, और एरिया निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। नहीं है भाई। 12 और 5, ये बीच में कितना है? 7, और ये कितना है? 10। तो एरिया कितना आ गया? कितना है ये? 70 जूल्स। तो एरिया किसके बराबर हो गया? 70 यूनिट्स के बराबर। तो यहाँ पे 70 यूनिट 70 जूल्स बन के सामने आएंगी। 70 जूल्स, याद है ना? जूल कैसी यूनिट है वर्क डन की? सर ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट कौन सी है? अर्ग। सीजीएस यूनिट कौन सी है? अर्ग। सीजीएस यूनिट कौन सी है? अर्ग। और 1 जूल में कितने अर्ग? 10 raised to the power 7। 10 raised to the power 7 अर्ग्स। 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? 10 raised to the power 7 अर्ग्स। बहुत शानदार। अब वो बोले नाजी ना, वो बोले नाजी ना, मैं तो वर्क डन निकालना चाहता हूं। कब?
व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14, तो क्या ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा? अरे बोलो, क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो कैसे निकाल लोगे इसको? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है तुम्हें? पूरा ही निकलवा रहा है, पूरा 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 एरिया निकाल दो। 0 से लेके 14 तक करना है, तो एरिया निकाल देगा मेरे बच्चे। इधर देख कितना आएगा एरिया। एरिया कितना आएगा राजू? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, 14 + 7 इंटू हाइट, इंटू हाइट। कितना आया ये? 14 और 7 कितने हो गए? 21। और ये कितना आएगा? 5 5 5 5 2 10, 105 जूल्स। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया? तो एरिया एनक्लोज बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया एनक्लोज बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ग्राफिकल एरिया, ये लाइन लिखी है, ग्राफिकली एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, इज द वर्क डन। समझ में आई भैया? इज द वर्क डन। पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज ही कर लो और फिर नोट कर लो, पॉज कर लो और फिर नोट ही कर लो भैया। बहुत ही बढ़िया भैया। देखो सवाल को, सवाल को देखो ध्यान से। अब ऐसे थोड़े भैया, ऐसे थोड़ी चले जाओगे, सवाल तो करके जाओगे ना, सवाल तो करके जाओगे ना, और आसान सवाल कराऊंगा ना। चलो करो, बढ़िया सवाल, स्टैंडर्ड सवाल। व्हाट हैपेंड? स्टैंडर्ड। सर, मैंने कहा हाँ बेटी, हाँ बेटी, व्हाट्स हैपन? सर, यहाँ पर आपने गलती से टाइम लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, तभी इस सवाल को हम कर पाएगा। अरे अंग्रेज यार, टाइम दे दिया तो घबरा क्यों रहा है? अगर फोर्स और टाइम ग्राफ दे दिया तो घबरा क्यों रहा है? सर घबराऊं ना क्या? अभी तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और फोर्स टाइम का ग्राफ दे दिया। घबराने की जरूरत नहीं है भैया, फोर्स और टाइम के ग्राफ से फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे जाओ, तब सॉल्व करो। ओ ओके सर, समझ में आ गया? फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, गलत नहीं है, सही है। आपको मैंने सिखाया फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दे दिया फोर्स टाइम, तो गलत नहीं है। फोर्स टाइम से फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे पहुंच जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? चलो देखते हैं। उसने कहा कि 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि सवाल में दे रखी है। ये टाइम सेकंड में होगा, दे नहीं रखा है, हमारा अनुमान है। ठीक है, तुम मत लगाना अनुमान, अनुमान लगाने के लिए मैं काफी हूं। ठीक है, देन द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स। चलो जी, वो तो कह के भाग गया, कह रहा है ये फोर्स है और देख लेना खुद। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमें क्या समझ में आया कि जब टाइम 0 से, ध्यान देना राजू, जब टाइम 0 से 2 सेकेंड है, जब टाइम 0 से 2 सेकेंड तक इंक्रीज करा, तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। फिर जब टाइम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक बढ़ा, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक बढ़ा, तो फोर्स क्या है? -10 न्यूटन, यानी कि यहां पे रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा। -10 न्यूटन यानी डायरेक्शन बदल गई होगी। समझ में आया क्या? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, हमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पे एक बात तो सोचो जरा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अगर वो 10 kg के ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रही है? तो सर दिस इज वेरी इजी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों के तोते उड़ गए, हमें नहीं पता लग रहा कैसे क्या हो गया। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है राजू, और यहां पर कितना आएगा एक्सेलरेशन? -1। यहां पर कितना आएगा एक्सेलरेशन? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया गुड्डू? सर मेरे को ये बात समझ में आ रहा है, अभी मैं क्या करूं? अभी क्या करेगा? ये देख कि 0 से 2 सेकंड में वो चला कितना है इतने एक्सेलरेशन से।
तो इस यहाँ पे जो चलेगा उसको मैं कह दिया S1, जो इतने टाइम में चलेगा। मैंने कहा इसको कह देते हैं S1 जो कि T1 टाइम में चला, और जो यहाँ पे चलेगा उसको कह देते हैं S2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो सबसे पहले इसको बात करो, S1 कैलकुलेट करो। S1 कितना आएगा? सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैंने कहा भैया कुछ दे नहीं रखी, तो क्या मानना है? 0 मानना है। तो रेस्ट से चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन लेके आएगा? हाफ ए कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर तक चला है? ए, घबराना नहीं रे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए बोले तो 3 × 2 का स्क्वायर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट चल गया राजू? कितना डिस्प्लेसमेंट चल गया राजू? 6 मीटर। 6 मीटर। सर 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना चलेगा वो? 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना चलेगा वो? S2। अभी क्या उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होगी? बिल्कुल है जी। इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं? बिल्कुल है जी। और रिटार्डेशन भी है कि नहीं? बिल्कुल है जी। तो यहां इस 2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वेलोसिटी एट t = 2। क्या एक्सेलरेशन इनटू टाइम? एक्सेलरेशन कितना? 3, टाइम कितना? 2, तो 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो गेन कर चुका है। समझ में आई बात? तो 6, और कितनी देर के लिए चल रहा है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगने वाली है यहां पे इक्वेशन। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दूं? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u बोले तो u कितना है यहां? इधर शुरुआत में 2 से 3 सेकंड की शुरुआत में 6, कितना इंटरवल है? 1 सेकंड के लिए, तो 6 × 1। 6 × 1 एक्सेलरेशन कितना है? क्या नेगेटिव में है? तो मैं -1/2 क्या यही बना? 6 माइनस हाफ, 6 माइनस हाफ कितना आया? 6 माइनस हाफ यानी कि 5.5 मीटर। कितना चला भैया? 5.5 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे वर्क डन निकालना है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने क्या नाम दे दिया? S1। और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने क्या नाम दे दिया? S2। तो ये वाली फोर्स इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्या ये वाला वर्क डन आ जाएगा इतने टाइम में? और ये वाली फोर्स इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्या इतने टाइम में वर्क डन आ जाएगा? और वही तो मुझे टोटल चाहिए। तो वर्क डन 1 कब? 0 to 2 सेकेंड। कितना आएगा वो? 30 न्यूटन की फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 मीटर। तो कितना आया ये? 180 मीटर, 180 जूल्स। 30 न्यूटन इंटू 6 मीटर, 30 न्यूटन इंटू 6 मीटर, तो कितना आएगा? 180 जूल्स। वर्क डन 2 to 3 सेकेंड। तो वर्क डन कितना है? 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5.5 मीटर। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन ये माइनस के साथ है, क्यों? क्योंकि फोर्स नेगेटिव हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा भैया। तो कितना आ गया ये? 55 जूल्स माइनस के साथ। 180 -55, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? 125 जूल्स, 125 जूल्स। समझे आप? पॉज करो, तसल्ली से देखो इसको। वर्क डन टोटल, वर्क डन टोटल निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, W1 प्लस W2। तो कितना आ गया ये?
180 माइनस 55 जूल्स, बोले तो 125 जूल्स। पॉज करो, नोट करो इसको फटाफट से। चलो, तो ये कुछ सवाल भी कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट सीख लिया वर्क डन का, कि एरिया अंडर द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या आएगा, वो आएगा वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट मैं छोटा सा रिवीजन करवा दूं आपको कंजर्वेटिव फोर्स का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, उसके बाद मुझे एनर्जी में एंटर करना है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती थी जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। पाथ चाहे कुछ भी हो, वर्क डन वर्क डन वर्क डन सेम आएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बात होती है। इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके बीच में पाथ चाहे कुछ भी हो, अगर वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो फोर्स कैसी हो जाएगी, कंजर्वेटिव। समझ में आई बात? सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए, वर्क डन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो ऐसी फोर्स को मैं क्या कहता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स कहता हूं। ठीक है, तो लिखा वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और कुलम्बिक फोर्स, जो कि आप बाद में पढ़ोगे, चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी, जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उन सभी को हम काउंट करते हैं इसमें। या कहो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, एयर ड्रैग हो गया वगैरह वगैरह, पानी में भी एक ड्रैग होता है, विस्कस फोर्स, वो हो गई। तो उन सबका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो कैसी फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। एक राउंड ट्रिप में अगर हम बात करें कि जहां से चले वहीं पर आ गए, इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन गई, इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन गई, तो इस वाले केस में वर्क डन क्या आता है, जीरो। कब, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। किसके केस में, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। बात हो चुकी है हमारी, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात करें तो यहां से आप पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक वापस आ गए, लेकिन जिस बॉक्स को आप खींच के लेके गए, तो क्या आपने कोई वर्क डन नहीं किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ, हुआ है। फ्रिक्शन ने हीट जनरेट की है यहां पे, जब आप इस पाथ पे लेके जा रहे थे तो फ्रिक्शन काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो वापस आ गए, तो क्या फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं किया, थक गए आप, तो किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। समझ में आई बात? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है उनका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता। एक इस वाली बात को मैंने आपको यूं ही समझने के लिए कही थी कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है, एक पॉइंट के डायरेक्शन में हमेशा उसी पॉइंट की तरफ लगती है वो फोर्स। पार्टिकल 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 कहीं भी हो, उसके ऊपर जो भी फोर्स आएगी वो इस सेंटर की तरफ आएगी, तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। समझ में आई बात? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, ये कुछ बातें हैं। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, हमेशा एक पॉइंट के डायरेक्शन में लगती हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, डिटेल में बाद में बात आएगी आपके, अभी इतने काम की बात नहीं है। बस ध्यान में रखना कि सेंट्रल फोर्स नाम की कोई चीज होती है। फोर्सेज आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड जनरली रिटार्डिंग फोर्स, तो वो कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आई बात? चलो, और कुछ खूबसूरत पॉइंट हैं इनके जो मुझे ऐड करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 100% रिकवरेबल होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 100% रिकवरेबल। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, किसी ब्लॉक को उठा के ऊपर तक लाया जमीन से और यहां पे छोड़ा, तो वापस ले जाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा या वो खुद चला जाएगा? सर वो खुद चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ में आई कि आप कुछ काम करो और जितना भी आपने काम किया वो वापस से आपको रिकवर हो जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद ही जमीन पे पहुंच गया, आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा केस, एक स्प्रिंग को मैं खींच के यहां तक लेके आया, अब मैंने छोड़ा, तो क्या वापस ले जाने के लिए भी मुझे ही काम करना पड़ेगा या वो खुद चला जाएगा? वो खुद चला जाएगा। तो इलास्टिक फोर्स हो,
ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कुलम्बिक फोर्स हो, ये तीनों जो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं, इनके अगेंस्ट जो भी काम किया जाएगा वो 100% रिकवर हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। समझ में आई बात? हाँ, ये हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है 100% रिकवर होने वाली, ये यहाँ पे नहीं मिलती। कहाँ पर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम किया जाएगा वो नॉन रिकवरेबल होता है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। समझ में आई बात? फ्रिक्शन के अगेंस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी बॉक्स को खींच के जमीन पे खींच उसको ऐसे डाल के खींच के लेके जा रहा हूँ और फिर मैं किसी पॉइंट तक लेके उसको छोड़ दिया, तो वापस मेरे छोड़ने के बाद वो अपने आप वापस नहीं जाएगा, मुझे वापस ले जाने के लिए फिर से काम करना पड़ेगा। तो 100% मतलब रिकवर हो ही नहीं सकता, 100% या 50% छोड़ो, हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। ठीक है। और जो वर्क डन हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करते हैं वो जनरली हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, मे बी कई बार लाइट एनर्जी की फॉर्म में, कई बार किसी और, तो मतलब लॉस हो जाएगा, आपको रिकवर तो नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये समझने की बात है। अब यही मेरा आगे का पूरा डिस्कशन है, इस वाले पॉइंट पे मुझे बड़ा फोकस करना है। मेरे आगे का जितना भी चैप्टर चलेगा, मेरी यूनिट वर्क पर एनर्जी जो है ये जो चलेगी, ये सिर्फ इस पॉइंट पर बेस चलेगी। क्या है ये पॉइंट? कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप काम करते हो ना, तो आपका वर्क डन वेस्ट नहीं जाता। आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो एक एनर्जी बन के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिकली महसूस करना चाहो कि एक डिब्बे को, एक बॉक्स को, एक ब्लॉक को मैंने उठाया 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 और मैं उसको वर्क डन कर रहा हूं, मैंने इतनी हाइट पे रख दिया उसको, तो जो ये ऑब्जेक्ट जमीन पे था और अब है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो एक जो डिफरेंस इनके बीच में आ गया, जो जमीन पे था तब और जब किसी हाइट पे है तब। समझ में आई बात? तो जब वो जमीन पे था तो कुछ करने की एबिलिटी उसके पास नहीं थी, लेकिन इतनी हाइट पे अगर मैं उसको रख दिया तो मैं उसको अगर वहां से फ्री कर देता हूं, जो होल्डिंग वहां पे एजेंट है उसको हटा देता हूं, जिस भी हाइट पे वो रखा हुआ था उसको हटा देता हूं, तो अब ये बॉक्स एकदम धड़ाम से नीचे जाके गिरेगा। तो ये खुद से जो नीचे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? क्या इसके पास कोई एनर्जी आ गई? एग्जैक्टली यही बात समझने की है कि अब ये खुद से नीचे कैसे जा पा रहा है। इस मतलब कुछ भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ये बात मैं जब मैं 7वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में था, 7th 8th में मैं वहां डिस्कस कर चुका हूँ ये। मैं तो 7th 8th में पढ़ चुका था भैया, आपका पता नहीं, आपके टीचर ने डिस्कस कर दिया होगा, मतलब मैंने तो नहीं किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7th 8th में ये बात समझ में आ जाती है कि एनर्जी की एक लाइन होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो यही बात समझनी है आपको कि जितना भी वर्क डन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होता है, वो सिस्टम के अंदर, सुनना ध्यान से, व्हेन ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विद इन अ सिस्टम, the kinetic energy and potential energy can change. However, their sum, the mechanical energy of the system, does not change. कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब काम किया जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ये टोटल एनर्जी सेम रहता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है। तो फिलहाल तो बस इतना समझो कि उसकी एनर्जी में चेंज आता है, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं वो उसके एनर्जी लेवल्स को, उसके एनर्जी कंटेंट को चेंज कर रहा है। बात समझ में आई? एक पत्थर एज इट इज रखा हुआ है, रेस्ट पर है, मैं उसको उठा के भागने लग जाऊं 10 मीटर पर सेकेंड से, स्पीड मैंने ले आया, ऐसा मोशन किया, तो अब अगर मैं रुक भी गया तो पत्थर नहीं रुकेगा, पत्थर चलता चला जाएगा। अगर मैं उसको भागते भागते रिलीज कर दूं तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से है? मैंने उसके ऊपर कोई काम किया, वर्क डन किया, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन है, अब ये वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी बन के
स्टोर हो जाएगा। ये वर्क डन, मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो मैंने उस पत्थर पे किया वो उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी बन के उस पत्थर में स्टोर हो जाएगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है। बात समझ में आई क्या? तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स का फंडा। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन एनर्जी वाला। आ जाओ, एनर्जी। देखो भाई, कुछ भी पढ़ने से पहले एक लाइन मेरी सुन लो। कभी भी कहीं भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो या बैठा है, कुछ भी है, एनर्जी की बात उससे जुड़ी होती है। ठीक है, या जीरो एनर्जी होगी या नॉन जीरो एनर्जी होगी। अब किन किन पॉइंट्स पे वो एनर्जी कंटेंट डिपेंड करता है उसके बारे में बात करनी है। एनर्जी के लिए हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क। अगर वो कुछ काम करने की एबिलिटी रखता है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। एक बेसिक सी बात है, बस इस बात को ध्यान दो। तो मैं यही बात यहां पे भी पढ़ाता हूं आपको। अ बॉडी इज सेट टू पोजेस एनर्जी if it has the capacity to do work। ठीक है भैया, if it has capacity to do work, if it has capacity to do work। हम्म हम्म if it has capacity to do work। देखो भाई, said to possess energy if it has capacity to do work। ठीक है, when the body possessing energy does same work, when a body possessing energy does same work, part of its energy is used up। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है, उसने कुछ काम किया तो उसका कुछ एनर्जी का पार्ट अब यूज हो गया। दूसरी इसी बात को पलट के कैसे कह सकते हैं? इफ सम वर्क इज डन अपॉन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन सम एनर्जी, द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन सम एनर्जी, द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन सम एनर्जी। समझ में आई बात? कह रहा है कि उसके पास कुछ एनर्जी और उसने कुछ काम किया तो एनर्जी का कुछ पार्ट यूज हो गया। दूसरी बात, आपने उस ऑब्जेक्ट पे काम किया तो उसके एनर्जी कंटेंट में कुछ ऐड हो गया। आपने उसके ऊपर कुछ काम किया तो उसके एनर्जी कंटेंट में कुछ ऐड हो गया। तो बेसिकली एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क ये दोनों क्या हैं? म्यूचुअली कन्वर्टेबल हैं। म्यूचुअली कन्वर्टेबल, म्यूचुअली कन्वर्टेबल, म्यूचुअली कन्वर्टेबल, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं और एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पता नहीं कितनी एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी, मेरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पता नहीं भाई, अनगिनत एनर्जी की फॉर्म्स हो सकती हैं। तो उसने बोला देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है। एक एनर्जी केमिकली जनरेट की जा रही है, केमिकल एनर्जी है। आर ऑल फैमिलियर फॉर्म्स, हमें इन सब के बारे में पता है। लेकिन जब हम मैकेनिक्स पढ़ने आते हैं, यानी कि फिजिक्स की दुनिया में, हम ये फोर्स, एक्सेलरेशन, मोशन, इन सब की बातें करते हैं, तो हम मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से मतलब होता है। समझ में आई बात? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता केमिकल एनर्जी वगैरह वगैरह, इन सब से अपना कोई मतलब नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी से हमारा मतलब होता है, हम इससे ही सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। हम मोशन जहां भी कहीं हो रहा है तो वहां पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई। क्या इन्वॉल्व हो गई? मैकेनिक्स। और वहां जो एनर्जीज इन्वॉल्व हैं उन सभी को सम अप करके हम एक डिब्बे में डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट और पोजीशन। समझ में आई बात? मैं आपको वही बोल रहा हूं, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उससे जुड़ी जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी का हिस्सा होती हैं।
किसका हिस्सा होती हैं? मैकेनिकल एनर्जी का हिस्सा होती हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी मेनली हमारे पास हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है? एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार आप इसको पॉज करके खुद से पढ़ लो। इसमें नोट करने वाली बात सिर्फ यही है। कौन सी है नोट करने वाली बात राजू भैया? कि एक बॉडी है, अगर वो कुछ काम करने की एबिलिटी रखती है तो बस उसके पास एनर्जी है। दूसरा कि वर्क, किसकी बात करें हम? वर्क और एनर्जी ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। वर्क और एनर्जी ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। समझ में आती है बात इतनी आपको? बस इतनी ही बात इसमें समझने की है, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात बोली कि कई तरह की एनर्जीज यहाँ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में जहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात होती है। किसकी बात होती है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में मेनली हमारे पास दो ही एनर्जी हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को अंडरलाइन करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चांद तारों से कहो जरा ठहरे अभी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक। हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक वर्ड ही अपने आप में मोशन को बताता है। काइनेटिक, काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन। तो जब भी मोशन हो रहा है, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं आप ही से कुछ बात करता हूं। एक 1 kg का ऑब्जेक्ट मैंने एक 1 kg तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, एक छोटा सा पत्थर है 100 ग्राम का मान ले, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके मुझे लगा, ठीक है। फिर एक बार वही मुझको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके लगा। तो दोनों बार जो उसका इम्पैक्ट है वो सेम होगा कि अलग होगा? पत्थर तो वही है, पत्थर तो वही है, ठीक है। और एक बार मैंने ऐसे वो पत्थर किसी ने मेरी तरफ ऐसे फेंका, बस, और एक बार पाप, और एक बार, तो तीनों केस में पत्थर वही है, पत्थर वही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। वो जो इम्पैक्ट आके मुझे दे रहा है वो अलग अलग आएगा। तो जो इम्पैक्ट अलग अलग है उसको मैं एनर्जी से लिंक करना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनो, जो पहली बार पत्थर से ऐसे ही फेंक दिया उसके अंदर एनर्जी कम है, ठीक है, उसके पास एनर्जी कम है, मोशन वाली एनर्जी। दूसरे वाला जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर तबाही मचाने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर अगले केस में जब 20 मीटर पर सेकंड कर दी मैंने उसकी स्पीड, ने जो मेरी तरफ फेंका, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके पास जो डिस्ट्रक्शन करने की एबिलिटी है वो और बढ़ गई। समझ में आई बात? तो वो एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एक बॉडी के अंदर स्टोर हुई एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ द मोशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो एक बॉडी है जिसका मास अगर कैपिटल एम है, सुनो राजू, और वो v वेलोसिटी से चला जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क, वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कैसे आई? जो कोई फोर्स उसके ऊपर लगी थी जिसने उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v करी, वही वर्क डन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन के स्टोर हुआ। भाई आपकी कार खड़ी है, ऐसे थोड़ी कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, स्टोर ही है। आप क्या करते हो? पहले इंजन स्टार्ट करते हो, स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट कर दी कार, अब वहां पे क्या हो रहा है? पेट्रोल कंबस्शन चल रहा है, ठीक है, केमिकल कुछ रिएक्शन हो रही है और फिर उसका पेट्रोल का जो कंबस्शन है वहां से कुछ एनर्जी आ रही है, अब वो इंजन को रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इंजन
सॉरी इंजन को रोटेट नहीं, मतलब इंजन को रन कर रहा है और पहिए घूमने शुरू हो गए। वो इंजन ने उस एनर्जी को डिलीवर कर दिया पहियों पे। अब जो व्हील्स हैं वो घूमने शुरू, वूं, वूं। तो ये कार अब दौड़ पड़ी, समझे आप? तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वर्क डन क्या हुआ कि जो आपने एक्सीलरेटर दबाया, तो अब वही इंजन जो फोर्स पहियों के ऊपर जो फोर्स टॉर्क जनरेट कर रहा है, टॉर्क वर्ड अभी साइड कर दो, मतलब वो इंजन ही है, वो कुछ पहियों को घुमा रहा है। अब आप एक्सीलरेटर से पांव हटा भी लो, वो कार तो मोशन में आ चुकी है ना। इसे मोशन तक लाने के लिए कुछ काम किया गया है, भले ही तुमने ना किया हो, उस इंजन ने किया हो, वरना तो तुम रस्सी ऐसे बांधो उससे और तुम्हारे जैसे 10-20 लोग आए और ऐसे पकड़ के भागने लगे उसे, तो तुम कुछ काम कर लो, वही इक्विवेलेंट है। और जैसे ही तुम उस कार को अब छोड़ोगे तो वो जो मोशन कर रही है, वो जो भी मोशन कर रही है, तो ये तुम्हारा ही वर्कडन है जो काइनेटिक एनर्जी बन के दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो, इसी बात को यहां पे लिखा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m हैज अ वेलोसिटी v, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क व्हिच एन एक्सटर्नल फोर्स would have to do to bring the body from rest up to its velocity v। समझ में आई बात? रेस्ट से उसे v वेलोसिटी तक, समझ में आ रही बात? कार को इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है और इसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो गई, 0 टू v, 0 टू v। तो इसी फोर्स का किया हुआ वर्कडन हमें यहां पर इसके मोशन में नजर आ रहा है। समझ में आई बात आपको? तो यही वर्कडन काइनेटिक एनर्जी, इसके पास अगर इसका मास m है तो अब इसके पास कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये मोशन में है। और इस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, मैं तो भैया डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऐसी कुछ बातें हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐसा देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। तो इसको कंबाइन जब हम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। पर ये हाफ कहां से आया, तू घर से लेके आया क्या? एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। ठीक है भैया, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसको आप समझ लो, नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत शानदार। सिंस बोथ एम एंड वी, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी नेगेटिव हो तो हो, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना राजू भैया। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं जिनसे वो बनता है वो पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल समअप बनेगा वो भी तो पॉजिटिव बनेगा। अरे हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना बात को, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, साउथ में दौड़ो, नॉर्थ में दौड़ो, ईस्ट में दौड़ो, कहीं दौड़ो, ऊपर दौड़ो, नीचे दौड़ो, आप जितनी स्पीड से चल रहे होंगे, वो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से चल रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी स्पीड, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, वही काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है। बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ मोशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन भी स्केलर था, एनर्जी भी स्केलर है। समझ में आई बात? समझे? एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स भैया, जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काइनेटिक एनर्जी की हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। सर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वाइवेशन कुछ करवा दो तो मज़ा आ जाएगा, तो कर लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? हम अपनी उसी बात को फॉलो करते हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने में जितना वर्क डन होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। देखो ज़रा सा, ये जो हमारी कार थी, ये हमारी कार है, कार वैगन आर।
ठीक है, इसका मास कितना है m, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग गई F। ठीक है भैया जी, और इसने यहां से चला और ये S डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया। ठीक है जी, यहाँ उसकी आप वेलोसिटी मान लो u इक्वल टू 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ तक आते आते उसकी कोई वेलोसिटी मान लो v हो गई, क्योंकि f लग रही है लगातार। ठीक है जी, तो ये s कितना होगा, ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, सर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब वो एस डिस्प्लेसमेंट चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हम अपनी किस से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाकर पूछ आएंगे। उससे पूछ लेंगे कि भैया कितना होगा ये, 2as, u जीरो है, u जीरो है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, u जीरो हो चुका है राजू भैया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन कितना है एफ बाय एम, तो 2 × F/m × s। तो s को अगर मैं यहां से इवेल्युएट करूं तो कितना आएगा, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f, ये आ चुका है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2f। अब क्या मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना वर्क डन इसके अंदर हुआ होगा, तो हम तो जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f। क्या आपको कोई एक दूसरे से बजते हुए नजर आता है, इससे ये बजा डालो, तो फाइनल कितना आ गया, हाफ m v स्क्वायर। और यही वर्क डन कौन है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन के हमें नजर आ रहा है, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन बॉडी एज इट्स के ई, काइनेटिक एनर्जी। समझे राजू भैया, पॉज करो, इसको नोट करो ढंग से। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही वर्क डन है। तो ये हमारी डेफिनेशन, हमारा कॉन्सेप्ट जो है उससे, ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप वर्क डन करोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन के उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आता है कि वर्क डन क्या है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल करेंगे बढ़िया। ठीक है जी, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई। और ये वाले पॉइंट दो हमेशा ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, और भैया स्केलर है। ऑलवेज पॉजिटिव, और दूसरी बात क्या है, स्केलर है। ठीक है, बात अब अगली ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी कहीं मोशन से जैसे जुड़ी है, तो मोशन की बात होती है तो मोमेंटम की भी बात होती है। तो मैं कहीं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिश्ता बना सकता हूं क्या, यही मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
देखो भाई, बहुत ही बेसिक सी बात है, मोमेंटम आप लोग पढ़ चुके हो। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम है क्या? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी मोशन को, अमाउंट ऑफ मोशन को अगर हम मेजर करें तो वो क्या है? वो मोमेंटम है। ठीक है, और वो दो बातों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको डिवाइड बाय टू कर दूं। ये तो क्या कर दिया, स्क्वायरिंग। और अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। देखना जरा क्या बन गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू, क्या ये काइनेटिक एनर्जी ही है? बिल्कुल है सर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिश्ता है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर, कीपिंग m कांस्टेंट। इफ m is constant। समझे? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इफ मास इज कांस्टेंट। ठीक है, सवाल भी है इसके ऊपर मेरे पास, करवाऊंगा मैं। सवाल 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 करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाएंगे हम, करवाता हूँ। इसके बाद मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है, पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सवाल ही करते रहेंगे। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है। मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी और एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी, एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी और एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कब और क्यों पिक्चर में आती है, इसके बारे में सुनो। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है। क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। क्या बकवास कर रहे हैं मास्टर, सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है और इसी ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट ऊपर ले जाकर रख रहा हूं। इतनी हाइट ऊपर ये आ गया, यही सेम ऑब्जेक्ट है। तो किसके पास काम करने की ज्यादा एबिलिटी है, कौन आपके लिए कुछ कर सकता है? सर ये वाला ऑब्जेक्ट ना एनर्जी, मतलब ये कुछ काम करके दिखा सकता है, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी कंटेंट ज्यादा है इससे, जो भी इसके पास होगा। तो ये कैसे आई? उस पोजीशन की वजह से ही तो। सेम है ये भी और ये भी सेम है, एम मास एम मास, एम मास एम मास। लेकिन जो एच हाइट ऊपर चढ़ के बैठ गया है उसके पास एनर्जी कंटेंट ज्यादा है। समझ में आई बात? तो कौन सा एनर्जी कंपोनेंट या कौन सा एनर्जी कंटेंट उसके पास ज्यादा है? वो है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उस पोजीशन की वजह से उसके पास आ गई। समझ में आई बात? और उस पोजीशन तक ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट आया होगा, यानी कि मैं या कोई और आया होगा जिसने उस ब्लॉक को उठा के उतनी हाइट पे रखा होगा। तो यही बात समझने वाली है कि पोजीशन पर बेस्ड जो एनर्जी डिफाइंस होती हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, ऐसे एक स्प्रिंग की भी बात समझना है कि स्प्रिंग को कंप्रेस करो और छोड़ दो, क्या वो उछल के बहुत दूर जाएगा? बिल्कुल। तो यानी मैंने जो उसको कंप्रेस किया, मैंने कुछ एफर्ट लगा के उसको कंप्रेस किया, मैंने कुछ वर्क डन किया, अब जैसे मैंने छोड़ा तो वो स्प्रिंग कुछ काम करके दिखा रहा है। वो ऐसे रखा हुआ था रिलैक्स्ड मोड में तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने उसको कुछ कंप्रेस करके अब छोड़ा तो कुछ काम करके दिखा रहा है।
तो समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारा वर्क डन है, जो भी मैं स्प्रिंग के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, वो जो वर्क डन है वो उस स्प्रिंग में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। समझ में आई बात? तो उसके मैं कहता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझना ध्यान से, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं समझने वाले। सबसे पहली बात कि मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। कौन सी है वो? स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स। उसके अगेंस्ट मैंने काम किया। वो बाहर स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और मैं उसको अंदर की तरफ फोर्स लगा के काम किए जा रहा हूं। तो मेरा वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हुआ। अब स्प्रिंग ने क्या किया? उस एनर्जी को यूज करके वो उछल के दिखा दिया। ठीक है, मेन बात समझो कि उस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से हुई। कैसे? उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले तो वो ऐसे रिलैक्स्ड मोड में था और फिर मैंने उसको कंप्रेस कर दिया इतने उसमें। तो ये जो कंप्रेस्ड है इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। क्या कर दी? उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। यहां पे मैंने क्या कर दिया? उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये बात समझो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और मैं एक और वर्ड जोड़ रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अ बॉडी इज केपेबल टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेन है ये कुछ तोड़ मरोड़ की बात कह रहा है कि कुछ उसके अंदर जो मोड़ तोड़ आ गए, जो स्ट्रेन आ गया, ठीक है, जो उसकी शेप में चेंज आ गया, उसकी वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मैं जो लिखा है वो उस तरीके से नहीं बताना चाहता आपको, कुछ नए तरीके से बताते हैं। लिख दिया था मैंने, अच्छा हुआ छोटा ही है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी आपके पिक्चर में है। ठीक है, ओ माय गॉड, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। तो कितने तरह की कंजर्वेटिव फोर्स थी? 3। तो सबसे पहली कौन सी फोर्स थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए डिफाइन होने वाली कौन सी एनर्जी आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी, इलास्टिक स्प्रिंग, तो यहां पर आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी, कोलंबिक फोर्स थी। क्या थी? कोलंबिक फोर्स। तो यहां पर आती चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बारे में और इसके बारे में बात कर लूंगा। इसके बारे में सर आपसे बात करेंगे जब चार्जेस का कहीं कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस होगी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे टारगेट पे यही दो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या पोजीशन पे और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है? बिल्कुल। अगर आपने पोजीशन में चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं। तो ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड समझ में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्ट्रेट नहीं, स्टेट। स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करने वाला। क्या कहा? ओहो 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 ओहो, अच्छा जी, अच्छा जी। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड होती हैं बातें। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, सुनो, पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, डिफाइंड ओनली फॉर पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन और
फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट, समझना, हालांकि थोड़ा सा डीप जा रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन पकड़ ले जाओ तो बढ़िया बात है। किसी पॉइंट की जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे होते हैं तो किस पॉइंट पे खड़े होकर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इस वाले पॉइंट की, इस वाले मास, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पर खड़े होकर कर रहा हूँ इतनी हाइट पे, ठीक है, और एक बार मैं कहीं यहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँ, तो तब हाइट ये है। तो दोनों केस में आदमी जो ए है और आदमी जो बी है, इन दोनों के लिए इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। ध्यान देना इस बात पे, इसके लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जब डिफाइन हो रही होती है, रेफरेंस कहाँ मानना है, रेफरेंस कहाँ खड़े होकर सवाल में पोटेंशियल, कहाँ पे खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग केस है, मतलब जहां खड़े होकर कर रहे हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। स्टेट फंक्शन मतलब पोजीशन पे डिपेंड करती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि जहां जिस पोजीशन पे है बस उसी पे डिपेंड करती है, कैसे पहुंची इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको कंजर्वेटिव फोर्स की और इसकी बातें कुछ सिमिलर लग रही होंगी। ठीक है, potential energy difference between two position does not depend on frame of reference। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके यहां से यहां ले जाऊं, तो अब आप इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, चाहे यहां पे खड़े होकर बात करो, चाहे बी की नजर से बात करो, दोनों की नजर से सेम आएगी। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कहां से खड़े होकर उस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को लिख रहे हो, हमेशा सेम आएगा। वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आ गई बात? बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वही पोटेंशियल एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात? ठीक है, एक पोजीशन एक एनर्जी। अब वहां पहुंचने के रास्ते तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो अगर वो रास्ते पे डिपेंड करती तो हर रास्ते से उस पॉइंट पर जो पहुंच रहे हैं अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आती, जो कि एकदम नॉनसेंस बात है। किसी एक पोजीशन के लिए एक ही एनर्जी हो सकती है, एक ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। एक पोजीशन के लिए एक ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती हैं। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी बोला। अगर पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती, पढ़ो, इफ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट थ्रू डिफरेंट पाथ which gives different values of potential energy at a single point. That does not make any sense. किसी एक पॉइंट की एक ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। समझ में आई बात? और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस हैं जो पाथ पे, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो किसी एक पोजीशन की एक एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रास्ता क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस पॉइंट तक पहुंचने के जितने रास्ते होंगे उतनी एनर्जीज निकाल के दिखा देगा, जो कि बिल्कुल सेंसिबल बात नहीं है। समझ में आई बात? पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर लो, पढ़ लो, तसल्ली से नोट कर लो, समझ लो। कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है भी? ठीक है, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एक करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, ये एक जमीन है जिसको मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया। क्या मान लिया? ये रेफरेंस वर्ड जो है, मतलब यहां से बात शुरू हो रही है। यहां से बात क्या हो रही है? शुरू हो रही है। ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है, और इसी को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल से मेरा मतलब ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो। इस लेवल पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जीरो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझे भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या आ गई, जीरो हो गई। अब अगर मैं इसको h हाइट ऊपर लेकर जाता हूं, कितनी ऊपर लेकर जाता हूं, h हाइट, h हाइट ऊपर लेके गया तो मैं कुछ काम करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, कितनी है वो, mg है जी। कितनी है वो, mg। और इसके अगेंस्ट मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना है वो, क्या माइनस एम जी एच। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, एम जी लग रही है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना है वो, एम जी एच माइनस के साथ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ या ना? तो क्या ये वर्क डन आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, बोलो। अब यही वर्क डन इसके अगेंस्ट जो काम किया जा रहा है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया, इसके अगेंस्ट काम कितना होगा जो मैंने किया, मैंने किया एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, क्या प्लस एम जी एच। यही तो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा उसके अंदर। भैया पोटेंशियल एनर्जी को ना मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं, घबराने की बात नहीं है। जैसे वेलोसिटी को वी से करते हैं, इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू। तो मैं ये कह रहा हूं कि यही वर्क डन, तो यही वाला वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो रहा है। समझ में आई भैया बात? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या थी, यू इनिशियल, यहां पे क्या थी, यू इनिशियल, जो कि कितनी थी, जीरो। फाइनली कितनी हो गई, यू फाइनल, यू इनिशियल, यू फाइनल। समझ में आई बात? तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बोले तो डेल्टा यू। टफ हो रहा है क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ध्यान दो, ध्यान देना, यही वर्क डन, ये मेरा वर्क डन उसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है। तो इस वाली बात को इसके लिए लिखो, मेरा वर्क डन, मेरा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है, बस आप यही समझ लो। मुझे एक माइनस का वहां पे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता। अब ये समझो कि मेरा वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो रहा है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, सर इतना। यू इनिशियल कितना है, जीरो है। यू इनिशियल कितना है, जीरो है जी। तो यू फाइनल इज इक्वल टू एम जी एच। क्या समझे? ये इसके इक्वल था, तो यू फाइनल किसके इक्वल आ गया,
तो यू फाइनल कितना आ गया, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, mgh एडिशनल एनर्जी, एच हाइट राइज करा, mgh एनर्जी इंक्रीज कर गई। इस बात को नोट कर लो, चिपका लो दिमाग में, ठीक है। क्या नोट कर लें, चिपका लें, ये रेफरेंस लेवल है। क्या है जी ये रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल। यहां से h हाइट ऊपर ले जाओगे किसी m मास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी, किसी m मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप h हाइट ऊपर लेकर जा रहे हो तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस mgh। और अगर इसको h हाइट नीचे ले जाओगे, h हाइट आप नीचे ले गए तो इसकी जो m मास है ये, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस mgh, घट गई एनर्जी। समझ में आई बात, ऐसे एक जन, तो ये बात नोट कर लेना भैया, एच हाइट ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो गई। रेफरेंस लेवल मान रखा है तो यहां पर तो जीरो है, और अगर रेफरेंस लेवल ना भी हो, यहाँ पे कुछ u इनिशियल है और यहाँ पर u फाइनल है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल mgh के बराबर होगी, मतलब u फाइनल हो जाएगी mgh प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को समझो कि जो भी इनिशियल लेवल पे है उसमें mgh और ऐड हो जाएगी। समझ में आई बात आपको, लिखा रहने दूं क्या, लिखा रहने दूं ये, हम्म, ठीक है जी। अगर यहाँ u इनिशियल है और यहाँ u फाइनल है तो u फाइनल इज नथिंग बट u इनिशियल प्लस mgh। ऑलराइट, ऑलराइट, u फाइनल इज इक्वल टू mgh, किसमें, u इनिशियल में इतनी एनर्जी ऐड हो जाएगी। अगर u इनिशियल जीरो होगी, इफ u initial is 0 then u final is equal to mgh। ठीक है जी, नोट करो इसको, नोट करो। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, नोट कर लो इसको, हम आगे चलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने स्प्रिंग को पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देखना ये जो स्प्रिंग है ये रिलैक्स्ड है, कैसा है ये, रिलैक्स्ड। फिर क्या हुआ कि मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, इसी को कर देते हैं ना यार, ये स्प्रिंग है, वही स्प्रिंग मैं नीचे ले आया, अब मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। यही स्प्रिंग है और यहां पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, सेम वही स्प्रिंग है, ठीक है जी। ये इसका हो गया इनिशियल लेवल, मतलब जहां से ऊपर वाला कैसा है, रिलैक्स्ड बैठा है, ऊपर वाला कैसे बैठा है, रिलैक्स्ड, ठीक है जी। करते हैं बात,
ये है रिलैक्स्ड। ये कैसा है? कंप्रेस्ड। मैंने इसको एक्स नॉट से कंप्रेस कर दिया। कितना? एक्स नॉट। और यहां पर मैंने कितना खींच दिया? एक्स नॉट खींच दिया। स्प्रिंग की एक फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? और इसको माइनस के एक्स लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगती है, और अगर मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, मेरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो मेरा इधर की तरफ फोर्स लगाना और स्प्रिंग फोर्स का इधर की तरफ फोर्स लगाना, ये माइनस का डिफरेंस देता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मैंने डिस्प्लेस इधर किया, एक्स की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूं लेकिन स्प्रिंग फोर्स उधर की तरफ है, तो ये माइनस साइन, ऐसे समझ ले इस बात को बाबा, ऐसे समझ लो इस बात को कि डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में डायरेक्शन का ऑपोजिशन होता है। जिस साइड स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स उसके अपोजिट लग रही होती है। डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर। समझ में आई बात? खैर, तो ये बात आपने कहां सीखी? ये सीखी होगी आपने लॉज ऑफ मोशन में, जब आप फोर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो रिलैक्स्ड है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? के है। ठीक है, तो यहां पर तो कोई एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड नहीं है। नो एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है जी, नो एनर्जी स्टोर्ड। लेकिन यहां पर एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, और एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग की है तो मैं यहां पे एस बना दूं। स्प्रिंग की है तो मैं यहां पर एस बना दूं। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या ई बना दो, कुछ भी। चाहे तो एक्स नॉट से कंप्रेस करो और चाहे एक्स नॉट से एक्सपेंड करो। जो स्प्रिंग एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही होती है। स्प्रिंग एक्स नॉट से कंप्रेस हो या एक्स नॉट से कंप्रेशन ऑफ एक्स नॉट कंप्रेशन ऑफ एक्स नॉट, एक्सपेंशन ऑफ एक्स नॉट। तो चाहे तो आप एक्स नॉट से कंप्रेस करो, चाहे आप एक्स नॉट से एक्सपेंड करो, जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो सेम रहती है। एक्स से कंप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? ये बात दिमाग में रखनी है। एक्स का कंप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ देखो तो कैसा होता है भाई? ध्यान है कुछ? हाँ जी। तो इस वाले एक्सिस पे तो मैंने एफ फोर्स रखा और इस वाले एक्सिस पे रखा डिस्प्लेसमेंट। ये स्प्रिंग है यहाँ पर, वही हमारा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वैसा ही एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ है। ठीक है, और इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है, मतलब जितना, और एक्स कौन है? ये इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या है भैया? ये नेचुरल लेंथ।
इस नेचुरल लेंथ से आप जितना भी आगे खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो उसकी बात है। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर अगर ये x का कंप्रेशन है तो ये फोर्स कितनी हो गई होगी, kx। मैंने अगर उसको बाहर की तरफ खींचा, क्या मेरा वर्क डन है? मैं वर्क डन कर रहा हूं। और क्या आपको ये पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितनी है x डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने इसको x नॉट डिस्प्लेस कर दिया तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, कितनी, kx नॉट। समझ में आई बात? तो ध्यान देना, ये एरिया ही तो वर्क डन के बराबर आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं। ये एरिया कितना आया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस एक्स नॉट इंटू एल्टीट्यूड कितना है, के एक्स नॉट। तो कितना है ये, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। वही तो मैं बोल रहा था आपको, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप स्प्रिंग फोर्स का निकाल रहे हो। याद करो, जब अभी मैं यहां पे बात कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आया था नेगेटिव और मेरा वर्क डन आया था पॉजिटिव। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। मैं जो वर्क डन करूंगा वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। तो मैं कितना वर्क डन करूंगा, इसके ऑपोजिट। ये तो कैसा है, नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि नीचे है। समझ में आ रही बात? क्योंकि भैया जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, मेरी एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी इधर और स्प्रिंग फोर्स लगी होगी इधर। तो स्प्रिंग फोर्स का तो वर्क डन नेगेटिव आएगा ही। समझ में आ रही बात? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ही, मेरा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात? ये वही एरिया है और यही एरिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव में ही अगर काउंट करूं तो वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और यही किसकी इक्वल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। समझ में आई बात? नोट करो इसको, पॉज करो, नोट करो। ठीक है जी, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्प्रिंग, नोट कर लो, नोट कर लो आराम से। एनर्जी possessed by the spring because of its deformed position, either compressed और एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी तरीके से हो, एक्स से इधर या एक्स से इधर, कुछ भी हो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ड्यू टू इट्स डिफॉर्म्ड, कहां पे लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई पोजीशन की वजह से, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई डिफॉर्म्ड स्टेट की वजह से। ठीक है, अभी ये सब बातें हो गई तो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने का नंबर है और उसके बाद फिर सवाल करने का नंबर है। आ जाओ भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम सीख लो, फिर देखना सवाल कैसे धुआंधार चलेंगे। वेट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हों लगा दो, और उस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं लगा दो। अब जितना भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, इट स्टेट्स दैट, ध्यान देना, इट स्टेट्स
that work done by all forces. It states that work done by all forces on the object is equal to the amount is equal to the change in amount kinetic energy. समझे? It states that work done by all forces on the object is equal to the change in amount of kinetic energy. यानी work done total is equal to minus delta KE. समझ में आई बात? अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ये थ्योरम अप्लाई करनी है. मान लीजिए कि ये u वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक है, कितने वेलोसिटी चल रहा है? u वेलोसिटी से चल रहा है. और यहां से यहां तक चलने में उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और वो ऑब्जेक्ट चल के अब यहां पहुंच गया. कोई फोर्स भी लग रही थी उसके ऊपर. ठीक है, m इसका मास था. ऐसी कुछ कहानियां हैं और मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम का एक छोटा सा केस यहां पे आपको दिखाना है. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं. तो ये रही वो लाइन जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट. m मास, u वेलोसिटी, फोर्स f, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बच्चा s, और फिर पहुंच जाएगा कहीं यहां पर. ठीक है जी, शानदार सेटअप. अब ऑब्जेक्ट चल रहा था तो कहीं तो पहुंचेगा. कॉपी, कॉपी, वाश, डिलीट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये कहीं यहां पहुंच चुका होगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी u ना होकर अब v हो जाएगी. ठीक है जी, बहुत शानदार. तो मैं ये कह रहा हूं अब इसके ऊपर चाहे जितनी फोर्सेज लग रही हूं, उसके ऊपर अब चाहे जितनी फोर्सेज लग रही हूं, कुछ कुछ भी हो रहा हो, वो देखना अब क्या होगा. वर्क डन क्या है? नेट. इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? u. ठीक है, तो मैं इसके एक्सेलरेशन की, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहता हूं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F/m और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. समझ रहे हो? एक्सेलरेशन कितना है? F/m. यहां से अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहूं, इस डिस्प्लेसमेंट को ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से इस वाली इक्वेशन से. हाँ जी, तो ऐसे यहां पर कितना बच जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. और मैं वर्क डन जो होता है वो कैसे लिखता हूं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितनी है? F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. a कितना है? F/m. तो कितना आ गया ये? यहां a को F/m पुट करूंगा तो f से f हो जाएगा कैंसिल, और m चला जाएगा ऊपर. तो यहां पर क्या बचेगा?
भाई ए को एफ बाय एम पुट कर दिया, तो यहां पे जब एफ बाय एम पुट किया जाएगा तो यहां नीचे एफ है, ये एफ से एफ कैंसिल, और नीचे क्या एम है, एम कूद के ऊपर, समझे कि नहीं? तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए को एफ बाय एम पुट करते ही एफ से एफ हो गया कैंसिल और एम आ गया ऊपर। तो ये क्या ऐसे नहीं लिखा, देखना, ये क्या हाफ एम वी स्क्वायर, देखना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर नहीं है ये वर्क डन, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो ये वर्क डन नेट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये जो नेट वर्क डन है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ये। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितना भी वर्क डन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे वो सारा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा डेल्टा के ई। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सवाल करा के दिखाऊंगा तो मजा आएगा, अभी तक तो ठीक है, सवाल करते हैं तो मजे आते हैं कि नहीं आते हैं जब आंसर आते हैं? अभी तक तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार क्या थ्योरेटिकल चल रहा है, पका दिया मास्टर ने आज। सवाल देखो खतरनाक, बढ़िया, डायरेक्ट पीवाईक्यूज करते हैं। बढ़िया सवाल करो, पॉज करके सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स लगी तो ऐसी लगी, फोर्स लगी तो ऐसी लगी कि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो गई 2 सेकंड के अंदर। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल क्या होगा बताओ? देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा सवाल के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरी बात अभी सुन ली कि मैंने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या समझाया, दो दो तो सेकंड कम ही बोल रहा हूं, 10 सेकंड, हाफ। तो वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल डेल्टा के ई। इंटरवल से तो कोई मतलब है ही नहीं, बस जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो वही आंसर है। तो हाफ एम कितना है भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सुन रहे हो राजू बेटे, राजू बेटे इधर देखो, इधर देखो गुड्डू। तो ये क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं तो कैलकुलेशन भी ओरल कर दूं, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मास, ये तो हो गया 1 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को माइनस कर दो, तो हाफ इंटू 2, 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 225 माइनस 36 जूल्स। बताओ कौन सा आंसर है, 189। आईजेएसओ स्टेज 1 2008 में आया हुआ सवाल है। अगले सवाल पे चलें। देखो देखो, एक बॉल को हवा में फेंका गया विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस। ये नो रेजिस्टेंस कहने का मतलब उसका यह है कि कोई और फोर्स वहां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ग्राफ दे रखे हैं उसने, द ग्राफ दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। एक पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ, दूसरा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, काइनेटिक एनर्जी का हाइट ऑफ बॉल के साथ, पोटेंशियल एनर्जी स्पीड ऑफ द बॉल के साथ।
तो मैं तो ये जानता हूं कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका जा गया तो उस वक्त, जिस वक्त फेंका गया उस वक्त सबसे ज्यादा वेलोसिटी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या उसकी वेलोसिटी कम होगी? बिल्कुल कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। ऊपर जाते थे एकदम मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो ही हो जाएगी। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो की तरफ होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी घट रही है। और जब वो नीचे आएगा, नीचे आता है तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घट के जीरो होनी चाहिए वक्त बढ़ते बढ़ते, और फिर वापस से वक्त बढ़ते बढ़ते उसे जीरो होना है और फिर वापस से मैक्सिमम की तरफ जाना है। तो इसका मतलब पहला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उसने कहा अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है भाई, देखते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, एम जी एच। तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो इस बात को समझना है कि जब पार्टिकल नीचे से उठ के ऊपर 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 इन दी एयर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या मैक्सिमम हो जाएगी एक हाइट पर, उसके बाद से फिर हाइट घटने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटने लगेगी? करेक्ट है, करेक्ट है। अब ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। अब ऑप्शन थर्ड है कि हाइट बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ये बात तो सही है, हाइट बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का घटना तो तय बात है, क्योंकि हाइट बढ़ेगी, वेलोसिटी स्पीड घटेगी और काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। लेकिन इस तरीके से तो मेरे सारे ग्राफ सही हैं, स्पीड ऑफ बॉल का बढ़ना और पोटेंशियल एनर्जी का घटना, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड ऑफ बॉल जीरो की तरफ जाएगी हाइट अचीव होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। स्पीड ऑफ बॉल घटे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, ये बात भी सही है। ये कहो स्पीड बढ़े पोटेंशियल एनर्जी घटे। तो ऐसे तो सारे ग्राफ सही हैं अगर इस लॉजिक से देखें। लेकिन मैं इनकी शेप को एनालाइज करूं तो ये कैसा है? पैराबोलिक, पैराबोलिक, ये वाला भी पैराबोलिक, ये वाला भी पैराबोलिक। ठीक है, ये वाला पैराबोलिक शो कर रखा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और हाइट के बीच में जो रिश्ता है वो लीनियर है। काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विद हाइट। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये ग्राफ गलत हो जाता है। ये वाला ग्राफ सही है, पैराबोलिक। पोटेंशियल एनर्जी स्पीड ऑफ द बॉल, पोटेंशियल एनर्जी स्पीड ऑफ द बॉल, ये बात सही है। ये गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, तब ये सही हो जाता। तो कौन सा ग्राफ? ऑप्शन सी इनएप्रोप्रिएट है। बात समझ में आई क्या? और देखो, इस सवाल को देखो। अ बॉय थ्रोज अ स्टोन मास 100 ग्राम, आईजीएसओ स्टेज 1 2011 का सवाल है। मास 100 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द बॉय इज। अब उसने तो उछाल दिया, उछालने में कितना काम किया उसने वो देखना है। एक बात बताओ, जब उसने उस पार्टिकल को उछाला क्या उस वक्त उसे कोई वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी? और उस इनिशियल वेलोसिटी के दम पे ही वो किसी हाइट को अचीव कर पाया, हाँ या ना? तो जितनी भी हाइट वो अचीव कर पाया है, क्या वो इस इनिशियल वेलोसिटी या जो इनिशियली वर्क डन उसके ऊपर हुआ उसी के कारण कर पाया है? तो यही हाइट जितनी वो अचीव कर पाया, इस अचीव करने में जितनी एनर्जी वो गेन करेगा उतना ही वर्क डन उसके ऊपर किया गया था। समझ में आई बात? कितना वर्क डन? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी ये पहले तो जीरो पे था, जीरो रेस्ट पर था, लेकिन फिर ये यू वेलोसिटी से उड़ के ऊपर जाने लगा और यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो जितनी एनर्जी उसे दी गई, जितना वर्क डन उस पर किया गया, उसने वो काम करके दिखा दिया। तो
उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वही वर्क डन के बराबर आएगी, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात? ध्यान देना इस बात पे कि जितनी एनर्जी इसको दी गई थी काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी घटती रहेगी वक्त के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो यहां पर डेल्टा यू या वर्क डन, डेल्टा यू बोले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। एम कितना है, 0.1 kg, 100 ग्राम है, ठीक है। और फिर उसके बाद जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और हाइट कितनी वो गेन कर जाएगा, 10 मीटर की हाइट वो गेन कर गया। तो कितना आ गया भैया, 10 जूल्स आंसर है। टेन जूल्स द वर्क डन बाय द बॉय इज 10 जूल्स। पॉज करो, नोट करो इसको, तमीज से समझो। आओ सवाल करते हैं एक और। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो, मैं सवाल को पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, मेरे साथ साथ पढ़ना। एच हाइट ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का, और थीटा एंगल है, रफ है ये, ठीक है। और उसने कहा कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब नीचे की तरफ उसको जो खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, वो क्या है, एम जी साइन थीटा। यहाँ पर कहीं कोई, अच्छा म्यू भी दे रखा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगी, म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना भैया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये है, ये है, ये है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका एच थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो यहां से लेके यहां तक वो है एच साइन थीटा। तो मैं क्या करूं, सॉरी, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मुझे हाइपोटेनियस ही चाहिए, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। तो मैं तो सिर्फ वर्कडन निकालने की बात कर रहा हूं, तो जितना वर्कडन इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे वर्कडन चाहे तो इसका निकाल दूं, एम जी साइन थीटा का, चाहे म्यू एम जी कॉस थीटा का निकाल दूं, बात बराबर है, ध्यान देना। तो मैं एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे कौन है, एच अपॉन साइन थीटा, तो एक इसके इक्वल आ गया एम जी एच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे क्या? पॉज करो, नोट करो इसको, समझो ध्यान से। उसने यही पूछा था कि कितना, देन द एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा था। ये एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा था उसने, ठीक है। समझ में आई बात आपको? तो कितना आया वो, एम जी एच के इक्वल आया। एक और सवाल, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक, आईजीएसओ स्टेज 1 2014 का सवाल है। कह रहा है एक बॉडी पर फोर्स लगी है, एक दूसरी बॉडी पर फोर्स लगी है, वही सेम सेम टाइम के लिए लगी, एक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम। तो कह रहा है दोनों का क्या सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा, क्या होगा, ये सवाल है। कुछ बच्चे सोचे कि यार मास तो अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन तो सेम हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सही सोचना कि एक्सेलरेशन तो कभी दोनों का सेम हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात?
तो क्या हो यहां पर, क्या हो, सोचो जरा सा, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ और फिर सोचो कि क्या होती है। नहीं ध्यान आ रही हो तो बता दूं कि फोर्स क्या होती है। चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डेल्टा टी, सेम जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करी वो डेल्टा टी इंटरवल दोनों के लिए सेम है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो दोनों के लिए सेम आएगा। पी क्या होता है, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम होगा। अगर इनिशियली दोनों रुके हुए थे तो दोनों में सेम चेंज आया, दोनों में क्या आया, सेम चेंज, तो मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का सेम होगा। ठीक है भैया। तो फाइनली हम अपने होमवर्क वाली स्लाइड पे जाते हैं। होमवर्क, होमवर्क में आपको क्या करना है भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम के जो सवाल हैं वर्क डन से आगे के, मैं आपको नंबर देता हूं। एक्सरसाइज 2 टिल 56, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 56 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ये करना है भैया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ केसेस डिस्कस करूंगा, पार को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।